स्वागत है आपका स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। दोस्तों, ये जो आपकी जो ओनली एग्जाम फोकस मंच पर एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इस सीरीज का जो 10th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है इकोनॉमिक्स की, उसका आज हम दोस्तों तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। और जैसे 2 अध्याय हम करा चुके हैं, 9th क्लास की भी एनसीईआरटी को कंप्लीट करा चुके हैं और उसमें आप लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और स्वागत है आपका फिर आज नए तरीके से जो है चीजों को पढ़ेंगे। स्वागत है, इसलिए आज नए तरीके से ओनली एग्जाम फोकस मंच पर। नया तरीका क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? कि जो हमने 9th क्लास के एनसीईआरटी को कंप्लीट किया था, तो उसमें काफी लेंथी लेक्चर थे, काफी बड़े लेक्चर थे। लेकिन जो 10th क्लास के एनसीईआरटी है, इसमें हमने कोशिश की है कि टॉपिक वाइज कवर करने की, कि टॉपिक के हिसाब से हम कवर करेंगे और जिससे क्या होगा, जो वीडियो मतलब क्लास का ड्यूरेशन है वो भी कम होगा और टॉपिक भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे और आपको भी किसी प्रकार की समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और एनसीईआरटी को पढ़ना नेसेसरी है, आपको बेसिक अगर मतलब अच्छे से जो है कंसेप्ट को क्लियर करना है। और जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो जब हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो जो भी इकोनॉमिक्स के जो एग्जाम पेपर होता है, पेपर 3rd, उसमें जो टॉपिक होंगे तो वो आराम से टॉपिक कवर कर सकता है इन टॉपिक वाइज जो हम क्लास ले रहे हैं उनके माध्यम से। और जो नए व्यूअर्स हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम की या आईएएस एग्जाम की, उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि ये आपके जो माइंड को जो कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, जो कंसेप्ट होते हैं इकोनॉमी के, उन्हें ही आपको क्लियर करेगी। और जो वनडे एग्जाम वाले तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप रटने की कोशिश करोगे और एग्जाम में ये आप जान चुके हो और जानते भी हो, लोगों ने आपको मतलब कुछ आपके फ्रेंड्स ने भी आपको बताया होगा, और मेरी अपनी पर्सनल गाइडेंस है कि एग्जाम में आपके वही आएगा जो आपने समझा होगा। समझी हुई चीजें एग्जाम में याद आती हैं दोस्तों, रटी हुई चीजें या घोलकर पी हुई चीजें एग्जाम में याद नहीं आती। आपने उसे अच्छे से समझा है तो वही चीज आपके एग्जाम में आएगी। और ओनली एग्जाम फोकस मंच आपके साथ जो है दृढ़ता से खड़ा है। और दोस्तों, शीघ्र ही हमारे जो है और बैचेस भी लॉन्च होने वाले हैं, पैट को लेकर या आरआरबी को लेकर या एसएससी जीडी को लेकर, तो बैच आएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पैना कर सकते हैं। और एनसीईआरटी तो सभी लोग मतलब रिकमेंड करते हैं, और पैट के एग्जाम में भी सीधा सीधा दिया हुआ है उसके नोटिफिकेशन में कि जो जीएस आएगी वो एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से समझना है ताकि आप जीएस का फाउंडेशन आपका बेहतर हो सके। ठीक है, तो आज के लिए मतलब शुरू करते हैं अब हम अपना जो सीरीज है। आज हम चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों, या टॉपिक है आज हमारा मुद्रा और साख। इसमें आपका टॉपिक है मुद्रा और साख। तो इसमें हम पढ़ाएंगे आज का टॉपिक हमारा मुद्रा और साख। तो मुद्रा और साख में हम क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? मुद्रा के प्रकार क्या हैं, पहले पढ़ाएंगे मुद्रा क्या है, फिर मुद्रा के प्रकार क्या हैं, ठीक है, और साख क्या है, और भारत में जो है किस टाइप की जो साख है या साख के जो प्रकार हैं, औपचारिक अनौपचारिक, इन सारी चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मुद्रा में हम पढ़ाएंगे दोस्तों मुद्रा के प्रकार, मुद्रा क्या है, और इसके पढ़ाएंगे प्रकार, और किस प्रकार ये विनिमय का काम करती है। और साख में हम पढ़ाएंगे दोस्तों साख आपके पास क्या है, ये। और जो साख, भारत में साख का जो प्रकार है, साख के प्रकार, साख का मतलब होता है क्रेडिट और मुद्रा का मतलब होता है करेंसी। साख के प्रकार, तो आज का टॉपिक हमारा ये है, हम इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। और आपका टाइम जाया ना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और दोस्तों, मुद्रा की हम बात करते हैं कि मुद्रा क्या है। अगर मुद्रा के बारे में डेफिनेशन के बारे में बात करें
तो मुद्रा जो है विनिमय का एक साधन है। वर्तमान टाइम में आप दुकान से कोई भी चीज लेने जाते हो तो आप क्या काम करते हो, पैसे देते हो और वस्तु खरीदते हो। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, तो ये विनिमय का साधन क्या है, मुद्रा। ठीक है, विनिमय का माध्यम है मुद्रा। और आपके पास मुद्रा के प्रकार के भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम मुद्रा के बारे में समझ लेते हैं। देखो इसमें जो दिया हुआ है बड़ा अच्छे से दिया हुआ है, ये कहानी दी हुई है दोस्तों। अगर मुद्रा ना होती, अगर मुद्रा नहीं होती, मुद्रा को विनिमय का साधन क्यों माना गया है? ये कभी आप इतना दुकान से सामान लाते होगे, शॉपिंग करके आते हो, पैसे भी देते हो दुकानदार को और वस्तु लेकर आते हो। क्या कभी आपने सोचा कि मुद्रा जो है ये एक्सचेंज का जो माध्यम है, मीडियम है, वो क्यों है? कभी इस बात पर ध्यान दिया? पहले क्या होता था दोस्तों, मुद्रा का चलन पहले भी था, पहले टाइम में भी मुद्रा का चलन होता था, लेकिन वो मतलब सोने की मुद्रा होती थी या कांस्य की होती थी, तांबे की, या आपके पास जो है चांदी के सिक्के हुआ करते थे या पत्थर के भी हुआ करते थे। तो उनपे जो है किसी भी राजा की या पशु की आकृति हुआ करती थी। तो पहले भी मुद्रा मतलब विनिमय का माध्यम था। और उससे पहले विनिमय का माध्यम था दोस्तों वस्तु, कि अगर आपको किसी वस्तु की जरूरत है तो आप क्या काम करोगे, दूसरे से, और दूसरे को आपकी भी वस्तु की जरूरत है, यानी मतलब दोहरा संयोग होना चाहिए। आपको सपोज करो ये भाई साहब हैं, हम इनकी बात करेंगे, इनके माध्यम से मैं आपको समझाना शुरू करूंगा कि मुद्रा विनिमय का साधन क्यों है, और फिर हम उसके बात करेंगे प्रकारों की। कि ये भाई साहब हैं, ये जूता बनाते हैं, लेकिन इन्हें दोस्तों आवश्यकता है किसकी, गेहूं की। अगर इन्हें गेहूं की अवस्था, और ये भाई साहब आपके पास, ये क्या करते हैं, ये इनके पास गेहूं है और इन्हें जूते नहीं चाहिए, मतलब कपड़े चाहिए। गेहूं तो है इनके पास बेचने के लिए, लेकिन इन्हें जूते नहीं चाहिए, मतलब शूज नहीं चाहिए, इन्हें क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, कपड़ा चाहिए। और ये भाई साहब ऐसे हैं, इन्हें क्या काम करना है, इनके पास गेहूं नहीं है लेकिन इन्हें जूते चाहिए। अब हम इन तीनों के माध्यम से दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा को जो है विनिमय का साधन क्यों बनाया गया है, एक्सचेंज का साधन क्यों बनाया गया है, और उसकी क्या जरूरत है। अगर दोस्तों सपोज करो वस्तु विनिमय का साधन हो, तो अगर इन्हें जूते बेचने हैं, गेहूं खरीदने हैं, तो जब लोग कोई इन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे जूतों की आवश्यकता है और वो गेहूं बेचना चाहता है, तब लोग इनका काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये इनका मकसद ये है कि मैं जूते बेचूंगा और मैं उस व्यक्ति को बेचूंगा जिसके पास गेहूं है और उसे जूतों की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये भाई साहब कहते हैं कि मुझे जूतों की तो आवश्यकता है, ठीक है, मुझे जूतों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे पास गेहूं है। अब ये गेहूं चाहते हैं, इनकी मांग है गेहूं की और इनकी मांग जूतों की नहीं है, और ये जूते बेचना चाहते हैं, इनके पास कुछ और देने के लिए नहीं है। तो दोस्तों क्या इनमें जो है वस्तु का एक्सचेंज हो पाएगा? क्योंकि दोनों की जो आवश्यकताएं हैं वो भिन्न भिन्न है। क्योंकि इनके पास गेहूं चाहिए, इन्हें जूते बेचने हैं, और उन्हें के पास गेहूं है लेकिन जूते नहीं खरीदने। और ये भाई साहब ऐसे हैं, इनके पास गेहूं नहीं है लेकिन इनको जूता चाहिए, ये इन्हें जूता बेच सकते हैं, लेकिन इनके पास गेहूं नहीं है इन्हें देने के लिए। क्योंकि इनके पास जो है गेहूं नहीं है इन्हें देने के लिए, गेहूं ये नहीं है और ये जूता चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, अगर वस्तु एक्सचेंज का मीडियम बने तो क्या ये हो पाएगा? पहले ही तो ये भाई साहब जिन्हें गेहूं चाहिए, इन्हें ऐसा व्यक्ति देखना पड़ेगा जो गेहूं बेचना चाहता है, जूता लेना चाहता है। अब ये कहाँ देखेंगे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कल्पना करो कीजिए इस चीज की। तो इसलिए मुद्रा को विनिमय का साधन बनाया गया है कि ये भाई साहब जूता बेचेंगे और पैसा इनके पास आएगा, और ये इस पैसे का क्या काम करेंगे, इन भाई साहब से गेहूं खरीदेंगे। ठीक है, पैसा कमाया, पैसे से इनसे गेहूं खरीदा और इनके पास पैसा आया और इन भाई साहब को चाहिए कपड़े, तो ये जो है कपड़ा खरीद लेंगे उस पैसे से। और इन भाई साहब को जूते चाहिए लेकिन इनके पास गेहूं नहीं है, तो ये क्या काम करेंगे, अपने मिट्टी के बर्तन बेचेंगे और उनसे क्या खरीद लेंगे, जूता खरीद लेंगे। अब बताओ दोस्तों कि अगर मुद्रा का हमने जो है विनिमय का माध्यम बना दिया तो कितना आसान हुआ हमारे लिए, कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई।
इन्हें जूते चाहिए थे, इनके पास जूते थे, गेहूं चाहिए थे, इन्होंने जूते बेचे, पैसा इनके पास आया, उस पैसे से भाई साहब से गेहूं खरीद ली। और ये भाई साहब ऐसे हैं कि इन्हें गेहूं बेचना था लेकिन जूता नहीं खरीदना था, कपड़े खरीदने थे, तो इनके पास पैसा आया, इन्होंने उस पैसे से कपड़े खरीदे। और ये भाई साहब ऐसे मिट्टी के बर्तन हैं इनके पास, वो बेचना चाहते हैं लेकिन जूता खरीदना चाहते हैं, तो इन्होंने मिट्टी के बर्तन बेचे और उसके बाद जूता खरीदा पैसों से। अब मुद्रा जब विनिमय का साधन हो गया तो इनका सबका काम आसान हो गया और सब लोगों की जो आवश्यकताएं दोस्तों वो पूरी हो गई। तो अब आप ये बताइए कि अगर वस्तु को विनिमय का साधन रखा जाता तो कितनी प्रॉब्लम आती, कि लोगों को खरीदना पड़ता, दोहरा संयोग लोगों को देखना पड़ता कि अगर आप किसी वस्तु को बेचना चाहते हैं तो दूसरा उस वस्तु को खरीदने वाला हो और प्लस उसके पास वो वस्तु होनी चाहिए जिसकी नीड आपको हो। तो इसलिए दोस्तों मुद्रा विनिमय का साधन है और ये आपके बड़ा अच्छे से समझा दिया मैंने और बड़ा अच्छे से समझ में आया हो कि मुद्रा क्या है। मुद्रा विनिमय का साधन है क्योंकि ये क्या काम करती है, ये चीजों को आसान बनाती है कि लोग जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, बड़े आराम से वस्तु को खरीद सकते हैं और अपनी वस्तु को बेच सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों मुद्रा के प्रकार, आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे मुद्रा के प्रकार की। तो मुद्रा के प्रकार की जब हम बात करेंगे, ये सारी कहानी यही है जो मैंने आपको फिगर के हिसाब समझा दी। अब हम बात करेंगे मुद्रा के प्रकार। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है दोस्तों? मुद्रा का जो आधुनिक रूप है, इस समय जो आपके पास, इस समय आप जो पैसे आपके पास होते हैं वो दो प्रकार के, देखो ये थोड़ा सा चित्र में दिया हुआ है, मैं बता दूं। पहले इस टाइप से सिक्के चलते थे, ये पुराने सिक्के, इस टाइप से भी ये मोहर चलती थी और ये भी सिक्के हैं, गुप्तकालीन सिक्के। तो मैंने आपसे बताया कि पहले भी एक्सचेंज का जो माध्यम था वो सिक्के ही थे। अकबर के टाइम में ये मोहरे चलती थी, मोहरे या सिक्के जो भी, तो इनके माध्यम से जो है वस्तुओं की खरीदारी होती थी। और ये जरूरी भी होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि आज का जो आधुनिक सिक्का है वो ये है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये चीजें जरूरी होती है क्योंकि उससे क्या होता है, वस्तु को लेना और खरीदना आसान हो जाता है। अब बात आती है मुद्रा के प्रकार क्या है दोस्तों। तो मुद्रा के प्रकार में हम पढ़ेंगे करेंसी और हम पढ़ेंगे बैंकों में निक्षेप। करेंसी क्या है आपके पास, आधुनिक जो कागज के नोट हैं या सिक्के हैं वो करेंसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आज आपने देखा होगा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सिक्के निकालती है, 10 का, 20 का, 5 का, 1 का, 2 का और नोट भी निकालती है। तो ये क्या है, करेंसी से क्या बोलेंगे हम, करेंसी। और सिक्के आपके सोने चांदी में भी हो सकते, मतलब इसमें लिखा हुआ है इसके भीतर मुद्रा बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी तांबे के बने सिक्के में नहीं बनी है, अनाज और वस्तुओं की तरह रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। मुद्रा, आधुनिक मुद्रा का जो प्रकार है का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है, और विनिमय का माध्यम जो है इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी भी देश की सरकार द्वारा इसे ऑथोराइज किया जाता है। यानी कि करेंसी क्या है, पहले मैंने आपको बताया पहले क्या होता था, पहले सोने के सिक्के ये चीजें चलती थी, ये विनिमय का माध्यम था। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में जो करेंसी है वो सिक्के हैं, ठीक है, या फिर नोट है, मतलब कागज के नोट है। अब बात यह है कि ये बहुमूल्य धातु तो है नहीं आज की डेट में कि सोने चांदी के सिक्के हैं। अब ये जो विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार इन्हें किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये किसी भी सरकार द्वारा ऑथोराइज होती है, किसी भी सरकार से इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति इनका यूज लेने से, मतलब इन्हें लेने से मना करता है तो वो गैर कानूनी होगा क्योंकि सरकार ने जो है कानून के माध्यम से इसे ऑथोराइज किया है। ठीक है, और दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में नोट छापने का जो कार्य है या सिक्के डालने का जो कार्य है आपके पास कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से आरबीआई करता है और आरबीआई को ही अथॉरिटी है और कोई भी नोट नहीं छापता। ठीक है, तो अगर आप देखें अपने जो वर्तमान प्रक्रिया चल रही है कि करेंसी क्या है, जो नोट है सिक्के, और ये करेंसी क्यों है, क्योंकि सरकार ने इसे मान्यता प्राप्त मतलब दी हुई है। अगर कोई व्यक्ति इन करेंसी नोट को या सिक्कों को लेने से मना करता है तो वो गैर कानूनी है, उस पर जो है आगे कानूनी प्रक्रिया अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा करेंसी क्या होती है, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जाता, यानी कि ये वैध मुद्रा है रुपया जो है भारत में, और ये कानूनी विनिमय के माध्यम से रुपए का इस्तेमाल हम वैधता प्रदान करता है।
कोई भी व्यक्ति आपसे मना नहीं कर सकता कि मैं भाई ये 10 का नोट नहीं लूंगा। वो कानूनी है, उस सरकार की ओर से उसे मान्यता प्राप्त है। कोई अगर नहीं लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए जो है रुपया जो है आज की डेट में भारत में विनिमय का जो है सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, तो आपके समझाया मुद्रा क्या है, क्यों जरूरत है मुद्रा की, और आपके समझाया करेंसी क्या होती है। अब आता है बैंकों में निक्षेप। बैंकों में जो निक्षेप होता है दोस्तों, लोग बैंकों में जो पैसा जमा करके आते हैं उसे बोला जाता है बैंकों में निक्षेप। यानी लोग मुद्रा बैंकों में मुद्रा को निक्षेप के रूप में रखते हैं, यानी कि जमा के रूप में। क्यों रखते हैं बैंकों में? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि उनका धन जो है सुरक्षित है, बैंकों में सुरक्षित है, इसलिए वो जो है बैंकों में रखते हैं। और बैंक उन्हें जो है कुछ रेट के हिसाब से ब्याज देती है। ठीक है, अब बात आती है कि आपने सोचा होगा कि बैंक क्या करते हैं उस पैसे का। तो दोस्तों बैंक की कई सारी गतिविधियां रहती है। बैंक ऋण देने का काम करते हैं। मान लो आपका पैसा है तो बैंक उसे आपको ऋण देगा। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए जमा करे या 100 रुपए जमा करे, तो बैंक 5% की वार्षिक दर से इस पे ब्याज देगा, यानी कि एक साल में आपको 105 रुपए देगा। लेकिन बैंक क्या आपको 105 मिलेंगे? बैंक क्या काम करेगा दोस्तों, इसी 100 रुपए को किसी अन्य व्यक्ति को, मतलब बैंक इसी 100 रुपए को किसी अन्य व्यक्ति को दे देगा दोस्तों 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो बैंक मान लो सपोज करो राम ने पैसे जमा किए बैंक में 5% वार्षिक ब्याज की दर से एनुअली, यानी एक साल में 100 रुपए में 5 रुपए। एनुअली का मतलब ये होता है, वार्षिक का मतलब कि एक साल में 100 रुपए में 5 रुपए उसे ब्याज दिया जाएगा। तो राम ने ये जमा करा धन, और जबकि श्याम ने, ये श्याम का काम है, श्याम ने क्या काम करा, बैंक से ऋण लिया 8% ब्याज की दर से। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बैंक का कार्य क्या है, आगे भी है उसमें बैंक की गतिविधि। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि बैंक में इतना सारा काम होता है, बैंक को कमाई कहां से होती है? तो बैंक की कमाई भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पैसे जमा किए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और बैंक ने उसी पैसे को दूसरे व्यक्ति को लोन के कर्ज दे दिया, ये कर्ज दे दिया 8% ब्याज की दर से। अब आपको एक साल में मिलेंगे कितने रुपए? 105 रुपए एक साल में। और ये जो व्यक्ति बैंक को जो अदा करेगा, वापसी जो करेगा, कर्ज वापसी, ये करेगा 108 रुपए। तो कितने का बैलेंस आ रहा है? 3 रुपए का। तो दोस्तों ये जो 3 रुपए है ये किसकी इनकम हो गई? बैंक की। तो बैंक को कोई अलग से एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती। जो आपका पैसा जमा है उसी पैसे को बैंक लोगों को कर्ज के रूप में देता है, जिसे क्रेडिट बोला जाता है या साख बोला जाता है। और जो ब्याज में अंतर होता है, आपने जो जमा किया आपको जो ब्याज मिल रहा है प्लस मतलब माइनस, सॉरी, आपको जो ब्याज मिल रहा है वो, और दूसरे व्यक्ति जो कर्जदार है वो वापसी जो पैसा करता है, ठीक है, वो ब्याज के रेट में जो अंतर होता है दोस्तों, वो आपको, वो बैंक की कमाई होती है। जैसे 105 रुपए आपको मिले, लेकिन बैंक ने उस कर्जदार से कितने रुपए लिए? 108, तो 3 रुपए ये बैंक की कमाई होगी। ऐसे बैंक की गतिविधि है। तो कोई बड़ा नहीं समझना कि बैंक में तो करेंसी मतलब मुद्रा जो है, मुद्रा आपके पास क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, क्यों जरूरत है ये समझा दिया, करेंसी बता दिया कि क्या क्या होती है, और मैंने बताया बैंकों में जो निक्षेप होता है वो क्या है, और बैंक की मैंने गतिविधि बताई कि बैंक की इनकम क्या होती है। और दोस्तों बैंक में जो पैसा जमा किया जाता है वो मांग जमा के आधार पर किया जाता है, मांग जमा के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति जब उसे डिमांड है, यानी वो बैंक में जा सकता है और अपने जो उसके अकाउंट में पैसे जमा है उसे निकाल सकता है। इसका मतलब ये होता है मांग जमा, यानी कि जब उसे जरूरत पड़ेगी वो पैसे को निकाल लेगा। ठीक है, तो बैंक में जो पैसा है वो मांग जमा के आधार पर जमा किया जाता है। तो इसमें यही दे रखा है कि आप खाता खुलवाते हो तो इसमें धन निकालने की सुविधा होती है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना इसे, तो चीजें आपके बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगी, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। देखो ये लिखा हुआ है कि मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा है, इसे मुद्रा का विनिमय महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। ठीक है, और आप चेक से भी भुगतान कर सकते हैं, आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो इन्होंने एक तरीका बताया कि चेक से कैसे करते हैं। पहले क्या होता है, शुरू में लोग डरते हैं बैंक जाने से, आज भी जहां शिक्षित नहीं है लोग तो वहां बैंक में जाने से डरते हैं, वहां पैसे निकालने से डरते हैं। दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है,
बस आपको चीजें आनी चाहिए, थोड़ा वो जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक आपने देखा होगा खाता खुलवाते हैं तो आपको एक चेक बुक मिलती है, तो चेक बुक से कैसे पेमेंट किया जाता है, देखो ये ब्यौरा दे रखा है। चेक इस टाइप का होता है, जिसे आपको पेमेंट करना है उसका नाम ये लिख दिया, ठीक है, कितने रुपए पेमेंट करने यहाँ लिख दिए वर्ड में, यहाँ लिख दिए अंकों में, और ये आपका खाता नंबर पड़ा हुआ होगा चेक पे, ये छपा हुआ होता है बैंक की ओर से, यहाँ आपको साइन करने हैं अपने, और ये जो दोस्तों खाता नंबर होता है ये बैंक का कोड होता है। कभी कभी क्या होता है किसी फॉर्म को हम भरते हैं तो खाते नंबर की उसकी जरूरत पड़ती है, चेक नंबर की, तो चेक नंबर दोस्तों नीचे होता है, ये आपको देखना है, ठीक है, चेक नंबर कहाँ होता है नीचे, और ये बैंक का कोड होता है। और इस टाइप से चेक होता है कि आप अगर किसी को आपको पेमेंट करना है तो डरने की कोई जरूरत नहीं कि अकाउंट से जाके ही उसे पेमेंट करेंगे, आप चेक के माध्यम से उसे पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक में जो पैसा हमारा जमा होता है मांग जमा के आधार पर, लेकिन हम चेक के माध्यम से भी जो है जब हमें जरूरत है तो किसी व्यक्ति को काट के दे सकते हैं। वो व्यक्ति क्या काम करेगा, इस चेक को लेकर जाएगा बैंक में और बैंक में अपने अकाउंट में इस चेक को जमा करेगा, ठीक है, और जैसे ही चेक क्लियर हो जाएगा जितना पैसा उस व्यक्ति का चेक में लिखा हुआ है वो पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। ये चेक का सिस्टम होता है, ठीक है। तो आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि चेक से भी हम कैसे पैसे को पे कर सकते हैं, और बैंक क्या है, ये सारी चीजें, मुद्रा क्या है और बैंक का क्या काम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये सारी बातें यही है, ठीक है नहीं, कि बैंक की भूमिका को याद रखना होगा, और बैंक में जो जमा आपके पास होता है, इन जमा के बदले मांग जमा या भुगतान नहीं होता आपके पास। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुद्रा है का उसका जो करेंसी रूप है यानी रुपया या सिक्का, और बैंक की जो प्रणाली है वो एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए हैं, क्योंकि पैसे कहाँ जमा करते हो आप, बैंक में, और बैंक उस पैसे का कैसे यूज करता है वो आपके पास बैंक की प्रक्रिया होती है। और दोस्तों बैंक मात्र नगद का जितना बैंक में पैसे जमा होता है उसका 15% अपने पास रखता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति निकालेंगे जितने भी लोग, तो लगभग जितना पैसा बैंक के पास जमा है उसका 15% ही निकाल पाते हैं एक दिन में। तो इसलिए बैंक बस इतनी नकदी अपने पास रखता है और बाकी सारा पैसा कहाँ दे देता है, बाकी सारा पैसा दोस्तों बैंक कर्ज के रूप में दे देता है लोगों को। अगर मान लो बैंक के पास 1 लाख रुपया जमा हुआ तो बैंक 1 लाख का दोस्तों मात्र 15,000 अपने पास नकदी के रूप में रखेगा, और बाकी जो है 85,000 रुपया लोगों को कर्ज के रूप में दे देगा, और उससे जो ब्याज मिलेगा, और इस व्यक्ति जिन व्यक्तियों के पैसे जमा हैं उन्हें ब्याज दे के, जो भी ब्याज की रेट है 5% और यहाँ 8%, तो उन लोगों को पैसा देकर जो पैसा बचता है, ठीक है, वो बैंक की कमाई हो जाता है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। ये आपके कार्ड हैं जो एटीएम कार्ड होते हैं, क्रेडिट मतलब डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये इस टाइप से सभी के पास होते हैं। आप आजकल तो सारी चीजें उपलब्ध है। ये बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया, बड़े अच्छे से पढ़ा दिया। देखो इसमें लिखा हुआ है, मैंने वहीं पे समझा दिया आपको, इसमें लिखा हुआ है कि 15% नगद के रूप में रखते हैं। तो और बैंक का क्या काम होता है कि ये जमाकर्ता और जो कर्जदार होता है उसके बीच दोस्तों मध्यस्थता का काम करता है। आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, साहूकार से कोई ऋण लेता है तो साहूकार सीधे सीधे ऋण देता है, जो ब्याज पे देते हैं लोग पैसे, लेकिन उनकी रेटें बहुत बड़ी वो होती है, ज्यादा उनकी दर जो होती है 5% का मासिक ब्याज देते हैं। लेकिन बैंक क्या काम करता है दोस्तों, 8% का वार्षिक ब्याज दे रहा है, यानी उसे 12 महीने में 100 रुपए पर 8 रुपए चाहिए बैंक को, और जो गाँव में पैसे लिए जाते हैं ब्याज पर वो 100 रुपए में 5 रुपए एक महीने में चाहिए। अब लगा लो कितना बड़ा शोषण होता है। अगर 5 की ब्याज की रेट है तो 1 साल की 60% हो गई, और वो दे रहा है केवल बैंक 8%। इसलिए बैंकों से ऋण लेना फायदेमंद होता है। तो ये बैंक की गतिविधियां हैं, वही है जो मैंने आपको बताया कि आपसे पैसा लेंगी और कर्जदार को देंगी, और उनका जो ब्याज का अंतर होता है वो बैंक की कमाई होती है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, और मैंने ये सारी चीजें जो इसमें आई हैं वो मैंने सब ऊपर समझा दिया, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर बैंक जमा करता एक ही समय में सारे लोग पहुंच जाएं, तो दोस्तों एक समय में अगर सारे लोग पहले तो पहुंचते नहीं है, और अगर पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, उसका करेंसी का क्राइसिस हो जाएगा, बैंक उसे एकदम नहीं दे पाएगी, उससे और दूसरे प्रोविजन करने पड़ेंगे बैंक को, किसी से सरकार से किससे हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है।
पैसा लेना पड़ेगा लोगों को देने के लिए। तो वैसे ऐसा होता नहीं नॉर्मली, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है क्राइसिस, तो सरकार सहयोग करती है या आरबीआई सहयोग करती है। आरबीआई से पैसे ले लेते हैं वो, मतलब कुछ टाइम के लिए, जिसे रेपो रेट बोला जाता है उस पर। अब देखो ये बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। बैंक का काम, बैंक मीडिएटरी का काम कर रहा है, मध्यस्थता का, ये बैंक है। अब दोस्तों आपने पैसा जमा किया इधर से, और दूसरे व्यक्ति बैंक ने इसे फौरन इतना ऋण दे दिया। अब लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। इन्हें एक निश्चित दर होती है, ये हमेशा जो दर है इससे, इस दर से कम, यहाँ 5% की ब्याज से इन्हें ब्याज मिलेगा दर से, और यहाँ ये इन्होंने ऋण दिया 8% से, तो ये दर जो है हमेशा बड़ी होती है ऋण देने वाली, क्योंकि बैंक को फायदा होगा इसी से। ठीक है भाई, इससे तो बैंक क्या काम कर रही है, बस आपके पैसे का यूज कर रही है, आपको ब्याज दे रही है, तो बैंक को तो नुकसान ही हो रहा है। बस क्या काम कर रहा है, वो आपके पैसे से पैसा कमा रहा है, वो इन लोगों को दे रहा है जरूरतमंदों को, और यहाँ से जो है 8% की दर से जो पैसा हुआ तो उससे पैसे कमा रहा है। कितनी मजे की बात है। देखो हम लोग अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और बैंक उससे पैसा कमाता है। बस क्या है, हमें एक संतुष्टि मिलती है दोस्तों कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है। लेकिन अगर हम इसी पैसे को अच्छी से जगह इन्वेस्ट कर दें तो हम खुद ही इतना पैसा कमा सकते हैं काफी। तो सोच पर निर्भर करता है, उद्यमशीलता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बैंक मीडिएटरी का काम है। बैंक की आय कैसे बढ़ती है वो मैंने आपको बताया, बड़े अच्छे से इसमें समझाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों साख क्या होती है। साख क्या होती है आपके पास, साख एक प्रकार से सहमति होती है, यानी जो लेनदार होता है, जो पैसे लेता है, यानी कि लेनदार व देनदार, यानी कि जो पैसे देता है, के बीच की सहमति है एक प्रकार से, जो साख होता है। यानी कि आप लेनदार जो पैसे लेता है वो कहता है कि मैं इतने % की वार्षिक ब्याज की दर से 1 ईयर में जो है पैसे लौटा दूंगा, और जो देनदार होता है वो कहता है ठीक है भाई 8% की दर से आपको 1 ईयर में पैसा लौटाना है, पैसा लौटाना है। तो ये एक प्रकार का सहमति, साख का मतलब होता है क्रेडिट, इंग्लिश में से क्रेडिट बोलते हैं और मुद्रा को करेंसी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछता है साख क्या है, एक प्रकार से सहमति। देखो गांव देहात में या शहरों में भी अभी भी आजकल चलता है, जो बेचारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, मजदूर वो लोग होते हैं, या जिन लोगों को पैसे की एकदम इमरजेंसी जरूरत होती है, वो क्या काम करते हैं दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे का थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो ब्याज पे पैसे देते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, जाएंगे और उससे पूछेंगे ब्याज पे, तो वो कहेगा कि मैं 3% मासिक, यानी 3% मंथली, इतना मंथली इतना ब्याज दूंगा, 3% ये मंथली है। लोग सहमत होते हैं, जिन्हें जरूरत होती है लोग ब्याज लेते हैं और फिर उस रेट पर उससे ब्याज को लौटाते हैं। तो एक प्रकार से साख क्या है, साख दोस्तों एक प्रकार से लेनदार और देनदार के बीच की सहमति होती है, जो आपके पास कर्ज लेते समय दोनों लोगों में ये सहमति क्रिएट होती है। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा उदाहरण के हिसाब से पढ़ेंगे कि साख अच्छा है कि बुरा है, कर्ज लेना अच्छा है कि बुरा है। कुछ लोगों के माइंड में ये धारणा होती है कि कर्ज लेना बुरा है, तो हम पढ़ना चाहेंगे कि ये बुरा है कि अच्छा है। तो दोस्तों साख जो है, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसके माध्यम से दे रखा है कि कोई जूता निर्माण व्यापारी है, उसे बड़े व्यापारी से कोई जूता निर्माण करता है, ये सलीम, इन्हें बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। अब इनके पास पैसे नहीं है, तो पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगे ये, एक तो पैसे की व्यवस्था ये करते हैं कि इसी व्यापारी से 30% या जूतों का एडवांस ले लेते हैं, या फिर ये क्या काम करेंगे, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, ठीक है, बड़े व्यापारी से अग्रिम ले लेंगे, या तो ये, ठीक है, या जिनसे इन्हें कच्चा माल खरीदना, चमड़ा उमड़ा, उनसे बात कर लेंगे कि मैं आपको 2 महीने बाद, 2 मंथ बाद मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा, सहमति बना लेंगे। तो ये आपके पास ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं पैसे की कि जो जिस व्यक्ति ने इन्हें ऑर्डर दिया उसका कह देंगे कि 30% सूद के आप ऑर्डर पहले दे दो, या ये कह देंगे जिससे कच्चा माल ये लाएंगे, चमड़ा या वगैरह वगैरह जो भी, तो उससे बोल देंगे कि 2 मंथ बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये सहमति बन गई। ठीक है, तो ये करते भी हैं बहुत लोग। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े दुकानदार, गांव में हम दुकानदार देखते हैं किराना स्टोर वाले, ये क्या काम करते हैं, जहां से थोक
होलसेल की जो शॉप होती है वहां से सामान लाते हैं, तो उन्हें उधार उठा लाते हैं, फिर 1 महीने बाद जब सामान बिक जाता है पैसे जाके दे देते हैं। ठीक है, उन लोगों को ये फायदा होता है, उनका एक साथ सामान इकट्ठा मतलब बिकता है, उठता है वहां से, तो उन्हें वहां कमाई हो जाती है। दुकानदारों को ये फायदा होता है कि सामान को थोड़ा थोड़ा 2-4 रुपए बढ़ा के बेचते हैं, तो इन्हें वो फायदा हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था को समझो कैसे चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके, एक बार आप पढ़ लेना तो और अच्छे से आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि पैसे की व्यवस्था कैसे करता है। एक तो ये कि कच्चे माल वाले से सहमति बना ले कि 2 मंथ में देना, या व्यापारी से कुछ अग्रिम ले ले, ये 30% या 40%। दूसरा दोस्तों, एक साख का उदाहरण ये है कि ये कमला है, ये समस्या है इनकी सपना की। ये क्या काम करती है, अपनी जमीन पे जो है मूंगफली उगाती हैं, और उसके लिए दोस्तों ये साहूकार से ऋण लेती हैं। अब इत्तेफाक से क्या होता है, मौसम की मार होती है, इनकी मूंगफली जो है वो खराब हो जाती है। अब उससे क्या, दवाई महंगी दवाई भी छिड़कती हैं, सब कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कीड़ा लग जाता है। ठीक है, कीड़ा लगने के बाद क्या होता है, फसल बेकार हो जाती है, और साहूकार के से कर्जा लिया उसे लौटाना है, आमदनी हुई नहीं क्योंकि फसल बेकार हो गई। तो ये क्या काम करेंगे, साहूकार से फिर कर्जा लेंगे, पहले कर्जे को लौटाने के लिए, और फिर कर्जा लेंगे, और फिर खेती में भी लगाएंगे कुछ पैसा, इसी फिर नहीं लौटा पाएंगे, या जैसे भी इसी टाइप से लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं कि पहला कर्ज भुगतानी, फिर दूसरा कर्ज ले लिया, फिर पहले को भुगताने के लिए दूसरा लिया, दूसरे को भुगताने के लिए फिर कर्ज लेंगे, तो ये ऐसे कर्ज का जाल बन जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों कर्ज आपके पास लाभदायक होगा। कर्ज जो है एक प्रकार की सकारात्मक भूमिका अदा करता है, लेकिन ये दोस्तों भूमिका इस बात पे तय करती है कि और मौसम है या और सारी परिस्थितियां भी आपके अनुकूल रहें, मार्केट है, मौसम है। इसलिए दोस्तों अपनी फसल का बीमा कराना चाहिए कि किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसके वाजिब दाम मिल जाए या आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो कर्ज अगर आपके अनुरूप चला सारी सिस्टम, तो कर्ज आपके लिए फायदा भी हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है बैंक से। और अगर आपके पास कोई मौसम में प्रॉब्लम हो गई या किसी प्रकार से, तो वो कर्ज फिर आपके लिए एक कर्ज का जाल भी बन जाता है। लेकिन जैसे यहाँ साहूकार से लिया गया है, इसलिए दोस्तों बैंकों से कर्ज लिया जाता है, थोड़ा उसकी दर सस्ती होती है, कम होती है, लेकिन साहूकार जो लोग हैं ये मंथली कर्ज देते हैं। अगर 3% कोई मंथली दे रहा है 100 रुपए पे, तो 12 महीने का 12×3=36, यानी 36% हो गया, 36% की रेट हो गई एक साल में। और दोस्तों बैंक कितने का देती हैं, 8 से 10%। अब आप लगा लो ये 8 से 10% एक साल में, और ये इसलिए बैंक से कर्ज लेना मतलब ठीक होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया साख क्या है। ठीक है, और साख की हम व्यवस्था कैसे करते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होती है साख या नुकसानदायक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों ये ऋण की शर्तें हैं। जब आप बैंक से पैसे लेते हो तो आपको कुछ शर्तें बैंक की माननी पड़ती हैं, यानी कि आपको या महाजन से पैसे लेते हो तो उसकी भी कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। या आप होम लोन ले रहे हो तो आपको अपने जो घर है उसके कागजात बैंक में कोलेटरल के रूप में जमा करने होते हैं, जिसे ऋण भार बोला जाता है। जब आप कर्ज लेते हो तो बैंक आपसे क्या काम करती है, कोई बड़ा कर्ज लेते हो तो ऋण भार के रूप में रखती है। आपसे कोई जमीन के कागज रख लेगी, या इस टाइप से 2 गारंटर की जरूरत पड़ती है, गारंटर से सिग्नेचर करा लेगी, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, वो जिम्मेदारी होती है गारंटर की। तो इस टाइप से ऋण की शर्तें हैं। इसमें यही बात दे रखी है कि ऋण धार क्या होता है, जो बैंक आपसे जमा करवाती है। अगर आपने होम लोन लिया है तो आपसे जो घर बना रहे हो आप, उसके कागज जमा करा लेगी उस जमीन के। ठीक है, तो ऋण भार जो है हमेशा थोड़ा कम होता है। अगर आपको 1 लाख रुपए लोन दे रही है तो बैंक क्या काम करेगी दोस्तों, आपसे 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति का कोई भी कागज या वो जमा करवाएगी, जिससे उसका पैसा डूबे नहीं, या कुछ ऐसी संपत्ति जमा करवाएगी कि कम से कम उसका पैसा निकल जाए उस संपत्ति से, तो उसे बोला जाता है ऋण भार। ठीक है, और ये जब लो चलता है जब लो कर्जदार उसका बैंक का पैसा नहीं दे देता। ठीक है, और ऐसी साहूकार भी करते हैं कि कोई सामान रख लेंगे, जैसे आप किसी साहूकार के पास जाते हो और आप क्या काम करते हो, अपनी कोई सोने की चीज है, मतलब कोई वस्तु है सोने की आपके पास, वो आपने रखी मतलब गिरवी, और आपने 50,000 रुपया ले लिया। और जब आप 50,000 रुपया दोगे, उसका एक वो निश्चित ब्याज तय करता है कि 5% की दर रहेगी, जितने की भी 50% उसका 50,000 रुपया दे दोगे तो आपकी वस्तु मिल जाएगी, और नहीं तो वो आपकी वस्तु को रख लेगा अपने पैसे को उगाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सब बातें वही लिखी हुई हैं, आप उसे कर लेना।
ये मैंने आवास ऋण की आपको बता ही दिया है कि आवास ऋण में क्या होता है, क्या क्या चीजें हमें रखनी होती हैं। ठीक है, मतलब वो मांगेगा बैंक आपसे नौकरी संबंधित आंकड़े मांगेगा, और कितने साल में किस्त लौटाओगे, ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं, और घर के कागजात भी ऋण वार के रूप में रख लेता है। तब आप जाकर घर बना सकते हो बैंक से कर्ज लेकर। इसे बोला जाता है कि ऋण की शर्तें। इन सारी चीजों को दोस्तों ऋण की शर्तें बोला जाता है। और इन शर्तों के अंतर्गत क्या क्या आता है, ब्याज दर बैंक तय करेगा, आपसे ऋण वार के रूप में राशि रखवाएगा, जरूरी कागजात जमा करवाएगा, और भुगतान के तरीकों यानी इंस्टॉलमेंट किस्त बनाएगा। और इन सारी चीजों को ऋण की शर्तें बोला जाता है। और ये एक कागज पर दर्ज कर दी जाती हैं, कितने रुपए महीना आपको किस्त देनी है, और ये कागज आपके जमा है, जब कर्ज आप भुगता दोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसे बोला जाता है ऋण भार या ऋण की शर्तें। ठीक है, अब दोस्तों हम साख के प्रकार की बात करेंगे। साख के प्रकार, साख कितने प्रकार की होती है, ये कहानी है सब कि कर्ज अच्छा रहता है कि बुरा रहता है। एक मैं बस 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। ये श्यामल है दोस्त कि इनकी जमीन है 1 एकड़ मतलब 1.5 एकड़, और ये मतलब फसल उगाने के लिए जो है इन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, और ये साहूकार से पैसा लेते हैं 5% मासिक, लगभग 60% वार्षिक। अब क्या होता है, ये मौसम की शुरुआत में व्यापारी इनसे कॉन्टैक्ट कर लेता है कि ठीक है मैं पैसा आपको दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी फसल मुझे बेचनी पड़ेगी। और दोस्तों फसल के टाइम पे फसल की कीमत क्या होती है, कम होती है। तो ये व्यापारी इनसे सारी फसल ले लेता है और उसे फिर इकट्ठा कर लेता है अपने स्टोर में। और जब फसल के दाम बढ़ जाते हैं, कीमत गेहूं के सपोज करो, तो उसे मार्केट में बेच देता है, तो ऐसे लाभ कमाता है। मान लो आपको फसल बोने के लिए पैसे की जरूरत है, आपने ब्याज पे ले लिया पैसा इनसे, और इन्होंने जो है सहमति आपसे ले ली कि जब आपकी फसल होगी तो आप इन्हें ही बेचोगे, और ये सस्ते में आपसे फसल खरीदेगा और उसे मार्केट में महंगे में बेचेगा। ये ऐसा लाभ कमाता है दोस्तों। और दूसरी कहानी है अरुण की। ये अरुण क्या काम करते हैं, ये इनके पास आलू इन्होंने उगाए हैं, और ये अपने नजदीक के कोल्ड स्टोर में आलू को रख लेते हैं। ठीक है, और अपने फसल जो बोएंगे नेक्स्ट फसल, तो आलू के जो रखेंगे, और वहां से जो कागज मिलेगा, इन्हें रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट के आधार पर बैंक से लोन लेते हैं। और लोन की दर कितनी रहती है, 8.5%। यानी आलू जमा कर दिए कोल्ड स्टोर में, और वहां से रिसिप्ट जो मिली उस पे बैंक से इन्होंने ऋण ले लिया और अगली फसल बो दी। और जब आलू के मार्केट में दोस्तों दाम बढ़े, तो इन्होंने अपना आलू निकाला कोल्ड स्टोर से और उसे मार्केट में बेच दिया, तो इन्होंने लाभ कमाया। उससे क्या किया, इन्होंने जो ऋण लिया बैंक से उसे भुगता दिया, और बाकी चीजें जो है जो अधिशेष बचा उसे नेक्स्ट फसल में लगा दिया, या और कोई सामान ले लिया। तो इनका ये किस्सा है। और रमा का ये किस्सा है दोस्तों, ये एक कृषि मजदूर के रूप में काम करती हैं, और साहूकार से पैसे ले लेती हैं बड़े किसान से, और बड़ा किसान इनसे गारंटी लेता है कि उसके यहाँ भी काम करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, और ये क्या काम करती हैं, ब्याज पर पैसे भी उसे लौटाती हैं, और जब कभी उसे बड़े किसान को अपने यहाँ काम की जरूरत पड़ती है तो वो इनसे काम भी करवाता है, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो हम इन तीनों चीजों से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऋण अच्छा रहता है। तो दोस्तों या कैसे हम ऋण की व्यवस्था को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, तो ये अरुण वाले मामले में हम अनुकूल बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये कहा जा रहा है गांव को अगर आत्मनिर्भर बनाना है दोस्तों, तो उसके आसपास आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, शीत गृह बनाने होंगे या गोदाम बनाने होंगे, जहां ये किसान बेचारे रख सकें अपनी चीज को, और फिर महंगे जब इन्हें अच्छे दाम मिले तो उसे मार्केट में बेचें। तो ये सारी चीजें, ये ऋण के ही सिस्टम है। कौन सा ऋण हमारे लिए बेस्ट हो सकता है ये हमें देखना दोस्तों। ठीक है, तो अरुण इसमें सबसे बेस्ट है, और उनके बाद जो है इनकी स्थिति सही है थोड़ी बहुत, लेकिन दोस्तों इनकी स्थिति काफी खराब है, क्योंकि ये ऋण भी लेते हैं ब्याज पर, फिर इनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार भी होता है। अब कुछ ऋण सहकारी समिति भी देती है। सहकारी समिति क्या होती है दोस्तों, कि मान लो सपोज करो 100 किसानों ने मिलकर आपस में एक संगठन बना लिया, ये ठीक है 100 किसानों ने मिलकर, तो ये इनकी एक समिति हो गई। अब ये क्या काम करेंगे, 100 किसान, इनका एक संगठन बैंक से ऋण लेगा, बैंक से इसे ऋण मिल जाएगा पूरा संगठन को, एक किसान को अगर नहीं मिल रहा तो, क्योंकि उसके पास इतनी जमीन नहीं है, छोटे किसान भी होते हैं। बैंक से ऋण लेंगे या और भी ऋण लेंगे, और उस ऋण से या तो अपने सदस्यों को जरूरत के हिसाब से ऋण दे देंगे, यानी इन्होंने बैंक से लिया 8% के हिसाब से, सदस्यों को दे देंगे 2% के हिसाब से, तो इनकी जो बीच का है वो इनकी कमाई हो गई। ठीक है, नहीं 2% जो पैसा आएगा। ये ऐसा करते हैं कि बैंक से इन्हें ऋण मिल जाता है,
और थोड़ा सा बढ़ा के जो है अपने सदस्यों को दे देते हैं। और फिर दूसरा इनका काम दोस्तों ये कि ये इस पैसे से बैंक से जो मिलता है कुछ वस्तु खरीद लेते हैं, वस्तु, और फिर अपने सदस्यों को देते हैं, ठीक है। और सदस्य लेते हैं, उसे दूसरी वस्तु या दूसरा ऋण जब भी दिया जाएगा जब वो पहला ऋण इन्हें वापसी कर देगा। तो सहकारी समिति का मतलब एक संगठन होते हैं, उसके किसान जो है सदस्य बन जाते हैं, और फिर क्या होता है वो संगठन बैंकों से पैसा लेता है सस्ते रूप में, उसे मिल जाता है ऋण, क्योंकि आम व्यक्ति को, आम छोटे किसान को नहीं मिलता, क्योंकि बैंक ऋण भार के रूप में जमा करता है और ना उन्हें इतना ऋण मिलता। और ये इस ऋण को अपने सदस्यों को देते हैं कुछ दर बढ़ा के, और जो दर बढ़ा के देते हैं जो ज्यादा ब्याज मिलता है वो इनकी कमाई हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि सहकारी समिति क्या होती है, उसका काम क्या होता है। अब दोस्तों हम साख की बात करेंगे। तो साख दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक, यानी अगर हम साख की बात करें औपचारिक, और दोस्तों एक होती है अनौपचारिक। औपचारिक साख के अंदर क्या आते हैं, बैंक आती है दोस्तों, और भी सारी चीजें आती हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है बैंक और सहकारी समितियां। इनकी क्या होती है दोस्तों, रेट इनकी कम होती है, इनकी दर क्या होती है, कम, ठीक है, वार्षिक दर होती है। और ये जो है इनकी ऋण की दर कम होती है और थोड़ी सी और भी शर्तें थोड़ी नॉर्मल होती है। और अनौपचारिक क्षेत्र में क्या आता है आपका दोस्तों, अनौपचारिक क्षेत्र में आपका आता है साहूकार, व्यापारी, ये दोस्तों अनौपचारिक क्षेत्र में आता है, साहूकार, व्यापारी, सब इनकी ऋण की दरें क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती हैं, वार्षिक भी होती है, या ठीक है ना, इनकी ऋण की दरें ज्यादा होती हैं, इसलिए लोग जो है इनसे ज्यादा ऋण लेते हैं। क्यों, क्योंकि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र का जो विकास है दोस्तों वो सीमित है, इनकी ऋण देने की क्षमता सीमित है, तो लोग कहां से ऋण लेते हैं ज्यादा, यहाँ से, भारत में ज्यादा, और इसलिए बेचारे लोग जो है गरीब हैं और वो ऋण के जाल में फंस जाते। तो अगर आपसे पूछा जाए साख के प्रकार क्या क्या है, दो प्रकार है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक साख वो होती है जो बैंकों द्वारा और सहकारी समितियों द्वारा दी जाती है, उसकी ऋण की शर्तें जो है थोड़ी सामान्य होती है और दर जो है ऋण की वो भी कम होती है। अनौपचारिक क्या है कि साहूकार, व्यापारी और जो महाजन है, ये सारे जो है अनौपचारिक माते हैं, यानी रिश्तेदार, आप अपने रिश्तेदारों से ऋण ले रहे हो या किसी दोस्त से ऋण ले रहे हो तो वो भी औपचारिक में आ जाता है। तो उसमें ऋण की दरें ज्यादा होती हैं और वहां पे जो शर्तें होती हैं ऋण की वो थोड़ी सी जटिल होती है। तो ये चित्र बता रहा है कि भारत में दोस्तों जो सहकारी और व्यावसायिक बैंक हैं उनका ऋण ये है 2010 में, ये 2010 का है, परिवारों के साख के स्रोत। तो बैंक को सर इनसे इतना मिला है और व्यापारी से इतना मिला है, और ये आपका व्यावसायिक या कृषि ऋण है ये बैंकों से। तो ये सारा स्रोत है कि दोस्तों से इतना मिला है। तो अब बैंकों का विस्तार बढ़ चुका है तो ऋण भी जो है आसान शर्तों पे मिलने लगे। और दोस्तों भारत ने जो है, भारत में एक बड़ी अच्छी योजना चली है स्वयं सहायता समूह। ये स्वयं, ये इसमें दे रखा किसे मिलता है, औपचारिक, किसे मिलता है अनौपचारिक। यहाँ पढ़ लोगे, जो बड़े किसान होते हैं दोस्तों जिनके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद होती है तो उन्हें बैंक जो है अच्छे से आसानी से ऋण दे देते हैं, या कोई बिजनेसमैन होता है या कोई बड़ा व्यापारी होता है उसे आराम से मिल जाता है। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास ऋण बाहर रखने के लिए कोई कागज नहीं होते, जो छोटी जोत के किसान होते हैं, तो उन्हें बैंक आसानी से ऋण नहीं देता। और वो क्या काम करते हैं दोस्तों, महाजनों से, साहूकारों से ऋण लेते हैं और ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों कभी क्या होता है कि जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े जमींदार लोग हैं या जमीन वाले, वो बैंक से ऋण लेते हैं 5% पे और उसी ऋण को वो छोटे व्यापारी को दे देते हैं 8% पे। तो वो क्या काम कर रहे हैं, 3% का जो डिफरेंस आ रहा है वो उससे अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। ये भी सिस्टम चल रहा है आजकल बैंकों में। तो बैंक वाले भी बहुत मतलब ये सही नहीं हो, और मतलब हैं लोग ये किसान की मजबूरी नहीं समझते, छोटे किसान की, ये बड़े लोगों को ऋण देते हैं, ये मतलब कमी है बैंक की, और फिर वो छोटों को जो है ब्याज पे देती है। और व्यापारी को ऋण मिल जाता है लेकिन आम किसान को ऋण नहीं मिलता, आम व्यक्ति को नहीं। ये बैंक की एक कमी चल रही है। ये बैंक में
इसका सही से जो है निरीक्षण होना चाहिए, और जो मैनेजर लोग हैं उन्हें संवेदनशील होना चाहिए गरीबों के प्रति, ठीक है। लेकिन बैंक की अपनी जो भी थोड़ी डिमांड है कि ऋण वापसी कैसा होगा, क्योंकि वही उसकी एसेट होती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए अनौपचारिक और ये साख किसे मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया 90% जो लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्रों से साख लेते हैं, मात्र 10% लोग ही जो है औपचारिक से लेते हैं। और ये 90% दोस्तों कौन है, जो गरीब मजदूर हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, या छोटे किसान है सीमांत। तो आप ये लगाओ भारत में 85% छोटे किसान है और उन्हें ऋण मिल नहीं रहा बैंक से, और वो साहूकारों के इनके पास जा रहे हैं, तो और गरीबी में चले जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने जो है उन लोगों को धन मुहैया कराने के लिए दोस्तों बड़ी एक अच्छी योजना, इसे आप पढ़ लेना अच्छे से, आपके समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने मौखिक समझा दिया। और ये जो फिगर है इसमें दिया हुआ है कि गरीब परिवार 85% जो है दोस्तों अनौपचारिक क्षेत्र से लेता है, 85%। और फिर कम संपत्ति वाले परिवार को इतना मिलता है अनौपचारिक से। जिसके पास कुछ नहीं, भूमि कुछ नहीं है, तो उसे 85% साहूकारों से लेना पड़ता है। और जिसके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है वो 53%। और फिर उसके बाद समृद्ध परिवार जो बड़े किसान हैं या बड़े व्यापारी हैं, उन्हें दोस्तों बैंक से 72% मिल जाता है। 72% लोग ऐसे हैं जो बैंक से ऋण लेते हैं। और जो अमीर परिवार है वो तो सारा ही ऋण अपना बैंक से लेते हैं और सस्ते ब्याज की दर पे लेते हैं। और यही क्या काम करते हैं, फिर छोटे लोगों को जो है वो ज्यादा ब्याज पे, मंथली ब्याज पे 5% मंथली ऐसा करके पैसा बांट देते हैं, और फिर जो है उनसे लाभ कमाते हैं और उस लाभ को अपने पास। तो ये सिस्टम आज से चल रहा है। आपने देखा होगा, आप जाओगे मैनेजर आपको लोन नहीं देगा, और एक बड़ा किसान चला जाएगा उसे एकदम लोन दे देगा, क्योंकि बैंक का ये रहता है माइंड में कि ये लोन लौटा देगा, और छोटा व्यक्ति लोन नहीं लौटाएगा। ऐसा नहीं है, हमें गरीबों के प्रति भी संवेदनशील होना पड़ेगा। तो सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया, स्वयं सहायता समूह। ये स्वयं सहायता समूह जो दोस्तों ये निर्धनों के लिए ही है। आपने देखा होगा गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह में 10 महिला 11 महिलाएं इकट्ठी होकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती हैं। और वो क्या काम करती हैं, फिर जब 100 रुपए 50 रुपए मंथली जमा करती हैं, 50 से 100 रुपए पर मंथ, और जब एक राशि निश्चित हो जाती है तो उनके समूह को जो है बैंक से 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की ओडी बन जाती है या ऋण मिल जाता है। और इस ऋण को जो है जिस सदस्य को डिमांड होती है उस सदस्य को दे दिया जाता है। और ये 2% वार्षिक मासिक मंथली दिया जाता है, तो यानी कि 24% वार्षिक। तो इन्हें ये ऋण प्राप्त हो जाता है। अगर इनके पास कोई, इसके समूह के सदस्य के पास कोई भूमि नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब है बिल्कुल, तो उन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण मिल जाता है, क्योंकि पूरा संगठन है उसे ऋण मिलता है और वो ऋण जो अपने सदस्यों में डिवाइड कर देता है। रेट क्या रहती है, 2% पर मंथ, यानी 24%। ये भी काफी है, लेकिन फिर भी जो है उन्हें बिना किसी ऋण भार को, कागजात को रखे हुए ऋण मिल जाता है। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है महिलाओं के लिए। इससे क्या होगा, जो महिलाओं को ऋण मिलता है तो महिलाएं अपना कोई भी रोजगार शुरू कर सकती हैं रोजगार के लिए, और उन्हें कहीं भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई कागजी कार्यवाही करने की जरूरत है या कागजात रखने की जरूरत है। यहाँ से समूह के माध्यम से उन्हें लोन मिल जाएगा। ये आपके गांव में, या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी स्वयं सहायता समूह में हो, तो इसका मतलब यही है कि लोगों को जो है सक्षम बनाया जाए, कि लोगों को अगर जो है बैंक से सीधा ऋण नहीं मिल रहा तो समूह के माध्यम से मिलेगा। और दोस्तों ये जो मतलब 2% मंथली ब्याज जाता है, उसमें से कुछ % ब्याज जो है वो इन समूह के सदस्यों के खातों में आ जाता है। बैंक 1 ही % लिखती, बाकी 1% इनके खाते में आ जाएगा। सबसे अच्छा ये बात, ठीक है। और जिम्मेदारी किसकी होती है, समूह की जिम्मेदारी होती है कि जिस सदस्य ने ऋण लिया है वो उससे वापसी ले। और बैंक से उन्हें पैसे नहीं मिल पाते, समूह के माध्यम से पैसे मिल जाते हैं और वो अपना रोजगार कर लेंगे और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। तो ये स्वयं सहायता समूह की जो है सरकार ये लेकर आई, बड़ा अच्छी पहल है इसकी, ठीक है। और किसान क्रेडिट कार्ड भी सरकार लेकर आई, उसमें भी ये है कि कृषि मतलब ऋण मिल जाएगा लोगों को खेती में, मतलब फसल बोने के लिए वो अपनी फसल को अच्छे से बो सकते हैं, वो भी सस्ते ब्याज पे मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड। और दोस्तों 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो भूमि नहीं है या छोटी खेती है, तो उस ऋण का फायदा किसे हो रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड का, बड़े किसानों को। बड़े किसान वहां से लेते हैं पैसा, छोटों को फिर मंथली ब्याज पे देते हैं और डबल मतलब फायदा कमा रहे हैं। तो ये भी सरकार को देखना होगा। ये सारी चीजें वही हैं, बस एग्जाम्पल देकर समझा रखा है, आप इन्हें पढ़ लोगे। और मैंने आपको जो मोटिव है स्वयं सहायता समूह का वो समझा दिया। ये बांग्लादेश की बैंक का है कि वो गांवों में फैली हुई है बैंक,
और उसने यही काम किया, छोटे छोटे किसानों को कर्ज दिया और महिलाओं को सक्षम बनाया। और हमारे यहाँ भी स्वयं सहायता समूह जो खुले हुए हैं दोस्तों, वो महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए ही खुले गए हैं। उसका मोटिव यही है कि महिला जो है आत्मनिर्भर बने और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है बिना बैंक के पास जाए, समूह से उसे ऋण मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इस चैप्टर ये मतलब अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक में हमने पढ़ा दोस्तों कि मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम क्यों है, ठीक है, और मुद्रा की प्रकार क्या है, करेंसी या बैंकों में निक्षेप, इनके बारे में डिस्कस किया। और हमने पढ़ा साख क्या है और साख के प्रकार क्या है, बैंक की गतिविधि क्या है साख के संबंध में, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि साख के प्रकार, औपचारिक साख क्या होता है और अनौपचारिक साख क्या होता है, ये सारी हमने चीजें पढ़ी। और लोगों को जो भूमिहीन मजदूर हैं या छोटे किसानों में ऋण कैसे मिलेगा बैंक से, ये भी हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कैसे जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार का प्रयास है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कैसे महिला 8-10 महिलाएं एक संगठन बना के ऋण ले सकती हैं, पैसे की व्यवस्था हो सकती है और अपना रोजगार चला सकती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए, एक कमेंट जरूर डालिए। अगर आप लाइव पे देख रहे हैं तब भी और उसके बाद देखते हैं तब भी कमेंट डालिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है या जो भी आपको कमी लग रही है वो बताइए, क्योंकि हम लोगों को उससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। और अगर आप कमेंट डालें आपको अच्छा लग रहा है तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम उस चीज को बेहतर तरीके से आपके पास मतलब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उससे क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आपके आया तो आपका जीएस फाउंडेशन बनेगा, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब बैंक में आपको जाने से डर नहीं लगेगा। अब बैंक की जो गतिविधि है ऋण की वो आपकी समझ में आ जाएगी। अब आपको ये पता चल जाएगा कि आप छोटे परिवार से अगर आप बिलोंग करते हो या भूमिहीन मजदूर के परिवार से या छोटे किसान, अब आपको पता चलेगा कि आपको बैंक से ऋण क्यों नहीं मिलता। अब आपको ये पता चलेगा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण का उपयोग कैसे किया जा सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आज पता चली हैं इस क्लास में। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों जो अदर कोर्सेज चल रहे हैं ओनली एग्जाम फोकस पर, वो जो नए इनिशिएटिव हैं वो शुरू होने वाले हैं, पैट का या ग्रुप आरआरबी का, और एक जो आपका एसएससी जीडी है, इनके बैच शुरू होंगे तो वो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। जैसे ही बैच शुरू होंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल। अगर आप नए V1 है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहाँ आपको डे टू डे की हर एक्टिविटी की जो है जानकारी मिलती रहेगी और सारी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर डालिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों आपका ओनली एग्जाम फोकस से जुड़ने के लिए। जय हिंद।